नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की जो वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य है उसका वाचन कर रहे हैं और हम लोगों ने प्रथम प्राकृत द्वितीय प्राकृत तक देख लिया था और अब हम तृतीय प्राकृत जो कि अपभ्रंश है उससे वाचन आरंभ करेंगे। तो अपभ्रंश को हम तृतीय प्राकृत कहते हैं और द्वितीय प्राकृत हम कहते हैं प्राकृत को, और पाली को हम प्रथम प्राकृत कहते हैं। देखिए, द्वितीय प्राकृत कहते हैं प्राकृत को और पाली को हम प्रथम प्राकृत कहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। अपभ्रंश जिसे हम तृतीय प्राकृत कहते हैं। अपभ्रंश मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। याद रखिए, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा यानी मध्यकाल और आधुनिक युग के आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। इसलिए विद्वानों ने अपभ्रंश को एक संधिकालीन भाषा कहा है। अपभ्रंश को और क्या नाम दिया गया है? संधिकालीन भाषा। भर्तृहरि के वाक्यपदीयम, यहाँ देखिए भर्तृहरि की रचना आ गई है। वाक्यपदीयम के अनुसार सर्वप्रथम व्याडी ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कारच्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी थी। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अपभ्रंश की संज्ञा सबसे पहले किसने दी थी? तो भर्तृहरि ने वाक्यपदीयम के अनुसार, मतलब भर्तृहरि की जो रचना है वाक्यपदीयम, उसमें यह मत प्रस्तुत किया गया है कि सर्वप्रथम व्याडी आपको याद रखना है, व्याधाया भाषा में जब व्याधा आई तो वो अपभ्रंश बन गया। व्याडी ने संस्कृत के मानक शब्दों से भिन्न संस्कारच्युत, भ्रष्ट और अशुद्ध शब्दों को अपभ्रंश की संज्ञा दी है। भर्तृहरि ने लिखा है, शब्द संस्कार हीनो यो गौरीति प्रयुयुच्छते तम प्रभंस मिच्छन्ति विशिष्टार्थ निवेशिनम। व्याडी की पुस्तक का नाम लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह था। यहाँ भी देखिए व्याडी की पुस्तक का नाम जिसमें ये बताया गया है सबसे पहले अपभ्रंश, तो वह लक्ष्य श्लोकात्मक, यानी कि याद रखिएगा कि अपभ्रंश सबसे पहले किस में आया? लक्ष्य श्लोक का जो लक्ष्य था उसमें आया। लक्ष्य श्लोकात्मक संग्रह था जो दुर्भाग्यवश अनुपलब्ध है। ये देखिए जो रचना वो बता रहे हैं व्याडी की, वो अनुपलब्ध है। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिला था। ये देखिए यहाँ प्रामाणिक प्रयोग है। अगर प्रयोग पूछेगा तो हम व्याडी डालेंगे, लेकिन अगर प्रामाणिक प्रयोग पूछेगा तो हम पतंजलि के महाभाष्य में लिखेंगे। महाभाष्य में मिलता है, महाभाष्यकार ने अपभ्रंश का प्रयोग अपशब्द के समानार्थक के रूप में किया है, यानी कि जहां उन्हें अपशब्द लिखना था उन्होंने अपभ्रंश लिख दिया। भूयां सोपद शब्दः अल्पीयासं शब्दः इति एकैकस्य ही शब्दस्य बहवो अपभ्रंशा। अपभ्रंश की सबसे प्राचीन उदाहरण भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलते हैं। ये देखिए, प्रामाणिक अगर कहेंगे तो पतंजलि के, और अगर प्राचीन उदाहरण कहेंगे, उदाहरण के तौर पे हमें किस में मिलता है? यहाँ प्रयोग है और यहाँ उदाहरण है। ये छोटी छोटी चीज़ें हम एग्जाम में मिस्टेक कर देते हैं, जिस कारण से हम दौड़ से बाहर हो जाते हैं। तो आपको ये याद रखना, अगर प्रयोग के लिए पूछ रहा है तो वो पतंजलि है, और उदाहरण के लिए पूछ रहा है तो वो भरत मुनि है। प से प्रयोग, प से पतंजलि, वो भी प्रामाणिक प्रयोग, वो भी प से प्रामाणिक। और ऐसे प्रयोग है कहाँ उल्लेख मिलता है? तो व्याडी की रचना में। तो भरत मुनि द्वारा उनका प्रथम प्राचीन उदाहरण मिला है, तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलते हैं, जिसमें अपभ्रंश को विभ्रष्ट कहा गया है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी के अनुसार भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का प्रथम प्रयोग चंड यानी 6ठी शताब्दी ने अपने प्राकृत लक्षण ग्रंथ में किया है। ना लोपो भंसो धो रेफस्या। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश नाम सबसे पहले वल्लभी के राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुह्यसेन विक्रम जो है विक्रमी संवत 650 के पहले मिलता था को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। और ये कथन आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास जो है, आलोचनात्मक इतिहास पुस्तक जो है, उससे उठाया गया है।
भामह ने, यहाँ भागा हो गया है, यहाँ भामह होना चाहिए। भामह ने काव्यालंकार में अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत के साथ एक काव्योपयोगी भाषा के रूप में वर्णित किया है। भामह क्या किया अपना, भामह की जो रचना है काव्यालंकार, उसमें उन्होंने क्या किया, अपभ्रंश को संस्कृत और प्राकृत के साथ एक काव्योपयोगी भाषा बता दिया है। भामह का कथन है, देखिए, संस्कृतं प्राकृतं चान्य पद भ्रंश इति त्रिधा। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को न भाषा कहा है। किशोरीदास ने क्या कहा है, न भाषा कहा है। आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में समस्त वागम्य को संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मिश्र इन 4 भागों में विभक्त किया है। दंडी जी क्या है, दंडी जी की रचना है काव्यादर्श, उसमें उन्होंने क्या किया, समस्त वागम्य को संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मिश्र इन 4 भागों में विभक्त किया है। और मत उन्होंने दिया है, तदेदत वागम्य भूय संस्कृत प्राकृतं तथा अपभ्रंश च मिश्र चेत्या हुष्यार्य च्युतं वृद्धं। आचार्य दंडी ने काव्यादर्श में अपभ्रंश को आभीर भाषा भी कहा, और ये महत्वपूर्ण है। आभीर की भाषा किसने कहा है अपभ्रंश को, तो दंडी ने। अभिरादि गिरथा काव्य से अपभ्रंश इति स्मृता। अपभ्रंश को विद्वानों ने विभ्रष्ट, आभीर, अवहंस, अवहट, पटमंजरी, अवहत, ओहट, अवहट आदि नामों से भी पुकारा। और यहाँ पे आपका ये प्रश्न बन सकता है कि अपभ्रंश को निम्न में से कौन से नामों से नहीं पुकारा जा सकता है, तो फिर से दोहरा देती हूँ, विभ्रष्ट, आभीर, अवहंस, अवहट, पटमंजरी, अवहत, ओहट और अवहट आदि नामों से भी पुकारा जाता है। विभिन्न विद्वानों ने अपभ्रंश के लिए के निम्नलिखित भेद बताए हैं। विद्वान है नमी साधु, उन्होंने अपभ्रंश के भेद बताए हैं, उपनागर, आभीर और ग्राम्य। दूसरे हैं मार्कंडेय, उन्होंने अपभ्रंश के भेद भी 3 बताए हैं, नागर, उपनागर और व्राचड़। तीसरे हैं याकोबी, जिन्होंने 4 बताया है, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी। तागरे ने बताया है पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। याद रखिएगा, ताग जो है वो उन्होंने उत्तर में नहीं बताया है। नामवर सिंह पूर्वी और पश्चिमी, याद रखिएगा, नामवर सिंह आपके बहुत महत्वपूर्ण है, पूर्वी और पश्चिमी। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा के विकास की एक स्थिति माना है। उन्होंने क्या किया, सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या किया है, अपभ्रंश को भारतीय आर्य भाषा, यानी कि आर्य भाषा जब विकसित हो रही थी तो स्वतः ही अपभ्रंश आ गया और वो उसकी एक स्थिति थी। इनके अनुसार 6वीं से 11वीं सदी तक प्रत्येक प्राकृत का अपना अपभ्रंश रूप रहा होगा, जैसे मागधी प्राकृत के बाद मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी प्राकृत के बाद अर्धमागधी अपभ्रंश, सौरसेनी प्राकृत के बाद सौरसेनी अपभ्रंश एवं महाराष्ट्रीय प्राकृत के बाद महाराष्ट्रीय अपभ्रंश आदि। अपभ्रंश की ध्वनियां हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपभ्रंश की ध्वनियों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया है। स्वर देखिए, स्वर उन्होंने 10 बताए हैं और व्यंजन उन्होंने 30 बताए हैं उदय नारायण तिवारी ने। ह्रस्व उन्होंने डाला है अ, छोटी ऊ, ऐ और ओ। दीर्घ उन्होंने बताया है बड़ा कह देती हूँ, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए और ओ। ये 10 स्वर हुए हैं उदय नारायण तिवारी के हिसाब से। व्यंजन है कंठस्य में क, ख, ग, घ। तालव्य में च, छ, ज, झ। यहाँ इया और अंगा नहीं दिया गया है। मूर्धन्य में ट, ठ, ड, ढ, न। दंत में त, थ, द, ध, न जो है पूर्वी अपभ्रंश है। ओष्ठ्य जो है प, फ, ब, भ, म। और अंतस्थ है य, र, ल, व, तालाबिश। उष्म है स और ह। टोटल 30 व्यंजन होते हैं। अब है अगला पॉइंट, अपभ्रंश भाषा की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित है। अपभ्रंश को ऊकार बहुला भाषा भी कहा जाता है, जैसे कि हम लोग पाणेयु, जाणेयु देखते हैं हम लोग रचनाओं में, सरहपा, सबरपा आदि की रचनाओं में। तो याद रखिएगा कि ऊ आकार नहीं, ऊकार बहुला है, यानी अगर हम बोलते हैं तो अंततः हमें जाणेयु आ जाता है। अपभ्रंश वियोगात्मक हो रही थी तथा अपभ्रंश में विभक्तियों के स्थान पर स्वतंत्र परसर्गों का प्रयोग होने लगा था। याद रखिएगा कि अपभ्रंश जो है वियोगात्मक हो रही थी और इसमें स्वतंत्र परसर्गों का प्रयोग होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है आपके, और एनटीए इन सब क्वेश्चनों पे फोकस करने के लिए एकदम तैयार है। अपभ्रंश में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, और 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अवहट अपभ्रंश का ही परवर्ती या परिवर्तित रूप है। अब डॉक्टर अगला है
अवहट जो है अपभ्रंश का ही परिवर्तित या परिवर्तित रूप है। अगला है अवहट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपने वर्ण रत्नात्मक ग्रंथ में किया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अवहट शब्द का प्रथम प्रयोग ज्योतिश्वर ठाकुर ने अपने ग्रंथ वर्ण रत्नाकर ग्रंथ में किया है और इसे हम आदिकाल में भी पढ़ेंगे। ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर। 100 नंबर है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण डॉक्टर AFR हॉर्नले ने सन 1880 में किया था। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किसने किया है? हॉर्नले ने। याद रखिएगा, हॉर्न बजा बजा करके आर्य भाषाओं का वर्गीकरण सबसे पहले कर दिया। कब से? 80 में। 80 को हम हंसते हंसते भी कह सकते हैं। हंसते हंसते हॉर्न ने आर्य भाषाओं का वर्गीकरण कर दिया था सबसे पहले। डॉक्टर हॉर्नले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को 4 वर्गों में विभाजित किया है। पहला है जो निम्नांकित है। पहला है पूर्वी गौड़ियन, जिसमें पूर्वी हिंदी, बांग्ला, असामी और उड़िया आते हैं। कौन कौन? पूर्वी हिंदी। गौड़ियन में पूर्वी हिंदी, बांग्ला, असामी और उड़िया। पश्चिमी गौड़ियन में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, सिंधी और पंजाबी। उत्तरी गौड़ियन में गढ़वाली, नेपाली, पहाड़ी। दक्षिणी गौड़ियन में मराठी। और आप इसे भारत के मैप से भी याद करने की कोशिश कर सकते हैं कि पूर्वी में कौन कौन सा जाएगा, पश्चिमी में कौन जाएगा, उत्तरी में कौन जाएगा और दक्षिणी में कौन जाएगा। डॉक्टर हॉर्नले के अनुसार जो आर्य मध्य देश अथवा केंद्र में थे भीतरी आर्य कहलाएं। जो देखिए कि जो मध्य देश में या केंद्र में थे, सेंट्रल में थे, वे भीतरी आर्य कहलाएं। किसके अनुसार? हॉर्नले के अनुसार। जो चारों ओर फैले हुए थे वे बाहरी आर्य कहलाएं। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया भाग 1 तथा बुलेटिन ऑफ द स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज लंदन इंस्टीट्यूट भाग 1 खंड 3 1920 अपना पहला वर्गीकरण निम्नलिखित ढंग से प्रस्तुत किया। देखिए, उन्होंने 2 पुस्तकों में अपना वर्गीकरण दिया है जो इस प्रकार है। बाहरी उपशाखा में उत्तरी पश्चिमी समुदाय जिसमें लहंदा, सिंधी आते हैं क, और बाहरी उपशाखा का ही भाग है एक दक्षिणी समुदाय जिसमें मराठी आते हैं। अब तीसरा है बाहरी उपशाखा का पूर्वी समुदाय जिसमें उड़िया, बिहारी, बांग्ला और असमिया आते हैं। मध्य उपशाखा के अंतर्गत पहला है मध्यवर्गीय समुदाय जिसमें पूर्वी हिंदी आते हैं। और भीतरी उपशाखा के अंतर्गत क है केंद्रीय समुदाय जिसमें पश्चिमी हिंदी, पंजाबी, गुजराती, भीरनी, खानदेशी, राजस्थानी आते हैं। और पहाड़ी समुदाय के अंतर्गत पूर्वी पहाड़ी अथवा नेपाली या मध्य या केंद्रीय पहाड़ी या पश्चिमी पहाड़ी आते हैं। अगला है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने ग्रियर्सन के वर्गीकरण की आलोचना ध्वनिगत तथा व्याकरणगत आधारों पर करते हुए अपना वैज्ञानिक वर्गीकरण निम्न वर्गों में प्रस्तुत किया है। पहला है उद्दिच्य जिसमें सिंधी, लहंदा, पंजाबी आते हैं। दूसरा है प्रतिच्य जिसमें राजस्थानी, गुजराती आते हैं। तीसरा है मध्य देशीय जिसमें पश्चिमी हिंदी आते हैं। चौथा है प्राच्य जिसमें पूर्वी हिंदी और बिहारी, उड़िया, असमिया और बांग्ला आते हैं। पांचवा है दाक्षिणात्य जिसमें मराठी आते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार वर्मा ने डॉक्टर चटर्जी के वर्गीकरण में सुधार करते हुए अपना निम्नांकित वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। धीरेन्द्र वर्मा बोले भाई सुनीति से हम क्यों पीछे रहेंगे, हम भी उसमें सुधार कर देंगे। तो उन्होंने उद्दिच्य में देखिए सिंधी, लहंदा, पंजाबी ये तो सेम है। प्रतिच्य में राजस्थानी, गुजराती उन्होंने दिया था और ये उन्होंने कहा गुजराती ही डालेंगे हम। मुझे नहीं मन है कि तुमने राजस्थान में दे दिया है सुनीति, तुमने राजस्थान को प्रतिच्य में दे दिया है, वो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। उन्होंने राजस्थान को उठाकर मध्य देश में डाल दिया है धीरेन्द्र कुमार बोले कि मैं मध्य देश में राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी को रखूंगा। और वहीं पे सुनीति कुमार चटर्जी पूर्वी हिंदी, बिहारी, उड़िया, असमिया और बांग्ला को रख रहे थे। अब उन्होंने बांग्ला को उठा के प्राच्य में डाल दिया। प्राच्य में मध्य देश में उन्होंने सिर्फ पश्चिमी हिंदी को डाला था सुनीति कुमार चटर्जी ने, और मध्य देश में उन्होंने राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी को भी डाल दिया। अब प्राच्य में उन्होंने उड़िया, असमिया और बांग्ला को डाला। दक्षिणात्य में उन्होंने मराठी को डाला। दक्षिण को लेकर किसी में कोई मतभेद नहीं है।
अब अगला पॉइंट, श्री सीताराम चतुर्वेदी ने संबंध सूचक प्रसर्गों के आधार पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया जो निम्न है। अब उधर से सीताराम चतुर्वेदी जी आए हैं और उन्होंने कहा भाई प्रसर्गों के आधार पर तो ये वर्गीकरण होना चाहिए था, जो इस प्रकार है। का होता है हिंदी, पहाड़ी, जयपुरी, भोजपुरी। दा माने पंजाबी, लहंदा। जो सिंधी और कच्छी। नो गुजराती, एर बंगाली, उड़िया, असमिया। यानी कि जब हम ये सारे शब्द बोलते हैं तो जब हम हिंदी बोलते हैं तो लास्ट में खाएगा, जाएगा मतलब का आता है। पंजाबी में दा आता है, सिंधी और कच्छी में जो आता है, गुजराती में नो आता है। जब आप गुजराती या इस तरह की भाषा सुनेंगे ना तो आपको अंत में ऐसा प्रतीत होगा कि उन्होंने नो बोला है। भोलानाथ तिवारी ने क्षेत्रीय तथा संबंध अपभ्रंशों के आधार पर अपना वर्गीकरण निम्न ढंग से प्रस्तुत किया है। ये देखिए भोलानाथ तिवारी कह रहे हैं कि भैया क्षेत्रीय और संबंध अपभ्रंशों के आधार पर वर्गीकरण होना चाहिए था। और तुम लोग क्या क्या के आधार पर वर्गीकरण कर रहे हो? सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत देखिए सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, महाराष्ट्री और प्राच्य पैसाची उन्होंने डाला है। सौरसेनी और मध्यवर्ती के अंतर्गत आधुनिक भाषाएं आएंगी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी, गुजराती। राजस्थानी हिंदी नहीं, माफ़ी चाहती हूँ, राजस्थानी है सिर्फ। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। मागधी जो है जो पूर्वीय है उसमें बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। अर्धमागधी जो मध्य पूर्वीय है उसमें पूर्वी हिंदी आएगा। महाराष्ट्री जो दक्षिणी है उसमें मराठी आएगा। प्राच्य पैसाची जिसमें पश्चिमोत्तरी है उसमें सिंधी यानी लहंदा और पंजाबी आएंगे। अब डॉक्टर हरदेव बाहरी ने आधुनिक आर्य भाषाओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। हिंदी वर्ग के अंतर्गत उन्होंने मध्य पहाड़ी, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी ये सभी हिंदी की उपभाषाएं बताया है। उत्तरी में उन्होंने नेपाली डाला है। पश्चिमी में उन्होंने पंजाबी, सिंधी, गुजराती बताया है। दक्षिणी में उन्होंने सिंहली और मराठी बताया है। पूर्वी में उन्होंने उड़िया, बांग्ला और असमिया बताया है। अब देखिए प्रमुख आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषताएं जो है। पहला है सिंधी शब्द का संबंध संस्कृत सिंधु से है। सिंधु देश में सिंधु नदी के दोनों किनारों पर सिंधी भाषा बोली जाती है। यह आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की विशेषता जिसमें सिंधी की विशेषता बताई गई है। सिंधी में मुख्यतः 5 बोलियां आती हैं, बिचोली, सिराइकी, थरेली, लासी, लाड़ी। फिर से सुनिए, सिंधी के मुख्यतः 5 बोलियां हैं, बिचोली, सिराइकी, थरेली, लासी और लाड़ी। सिंधी की अपनी लिपि का नाम लंडा है किंतु यह गुरुमुखी तथा फारसी लिपि में भी लिखी जाती है। ये देखिए अपनी जो सिंधी की जो अपनी लिपि है वो लंडा है लेकिन गुरुमुखी और फारसी लिपि में भी इसे लिख सकते हैं। लहंदा का शब्दगत अर्थ है पश्चिमी। इसके अन्य नाम पश्चिमी पंजाबी, हिंदकी, जटकी, मुल्तानी, चिभाली, पोठवारी आदि हैं। अब लहंदा की भी सिंधी की भांति अपनी लिपि लंडा है। याद रखिएगा लहंदा की भी अपनी लिपि क्या है? लंडा है, जो कश्मीर में प्रचलित शारदा लिपि का ही एक उपशाखा है। और यहाँ से देखिए एक तथ्य निकल रहा है कि कश्मीर में कौन सी लिपि प्रचलित होती है? तो शारदा लिपि। अगला है पंजाबी शब्द पंजाब से बना है जिसका अर्थ है 5 नदियों का देश। अगला पॉइंट है पंजाबी की अपनी लिपि लंडा थी लेकिन जिसमें सुधार कर गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बनाई। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बनाई है और पहले क्या थी? लंडा थी जिसमें सुधार कर दिया गुरु अंगद ने। पंजाबी की मुख्य बोलियां माझी, डोगरी, दोआबी, राठी आदि हैं। अगला है देखिए पंजाबी की कितनी बोलियां हैं? मांझी, डोगरी, दोआबी और राठी। अगला है गुजराती गुजरात प्रदेश की भाषा है। गुजरात का संबंध गुज्जर जाति से है। गुज्जर प्लस वा गुज्जरता जिसे गुजरात फिर बना है। गुजराती की अपनी लिपि है जो गुजराती नाम से प्रसिद्ध है। वस्तुतः गुजराती कैथी से मिलती जुलती लिपि में लिखी जाती है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। कैथी से मिलती जुलती लिपि किसकी है? तो गुजराती की। इसमें सिरोरेखा नहीं लगती है। जिसमें सिरोरेखा नहीं लगती है उसे कैथी बोलते हैं और उसी तरह गुजराती भी कुछ कुछ लिखा जाता है। मराठी जो है महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा है। इसकी प्रमुख बोलियां कोंकणी, नागपुरी, कोष्ठी, महारी आदि हैं। मराठी की अपनी लिपि देवनागरी है किंतु कुछ लोग मोड़ी लिपि का भी प्रयोग करते हैं।
अगला है बांग्ला संस्कृत शब्द बंग आल प्रत्यय से बना है। बंगाल का किससे बना है? बंग और आल प्रत्यय से बना है। यह बंगाल प्रदेश की भाषा है। नवीन यूरोपीय विचारधारा का सर्वप्रथम प्रभाव बांग्ला भाषा और साहित्य पर पड़ा है। बंगला प्राचीन देवनागरी से विकसित बंगला लिपि में लिखी जाती है। बंगला क्या है? प्राचीन देवनागरी से विकसित है और बंगला लिपि में लिखी जाती है। अगला है असमिया। असमी, जो असमिया है असम प्रदेश की भाषा है। इसकी मुख्य बोली विष्णुपुरिया है। विष्णुपुरिया है। असमी की अपनी लिपि बांग्ला है। असमी की देखिए अपनी लिपि क्या है? बांग्ला है। और ये सोच से बहुत परे है बात कि असमी की अपनी लिपि जो है वो बांग्ला है और मुख्य बोली क्या है? विष्णुपुरिया है। बंगाल में विष्णुपद असमी के लोग घूमने गए थे, ऐसे करके याद कर लीजिए। उड़िया प्राचीन उत्कल अथवा वर्तमान उड़ीसा, जिसे ओडिशा की भाषा है, इसकी प्रमुख बोली गंजामी, संबलपुरी, भत्री आदि है। उड़िया क्या है? प्राचीन उत्कल अथवा वर्तमान उड़ीसा, जिसे ओडिशा की भाषा है, उस उड़िया ओडिशा की भाषा है। इसकी प्रमुख बोली कौन है? गंजामी, संबलपुरी, भत्री। याद रखिएगा कि उड़िया लोग गांजा संभल संभल के भक्षण करते हैं। मैं ऐसा याद करने के लिए कह रही हूँ। उड़िया भाषा बांग्ला से बहुत मिलती जुलती है, किंतु इसकी लिपि ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित है। उड़िया की लिपि किससे है? ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से विकसित है। और आज की कक्षा का वाचन यहीं तक। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको ज़रूर लाभान्वित करेगी और थोड़ा थोड़ा करके हम एक दिन ज़रूर इस पुस्तक को ख़त्म कर देंगे। धैर्य से बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।